जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का संपूर्ण जी के जी चैनल पर। साथियों देखिए, अभी का हम लोग का जो ये क्लास है वो है बिहार बीएससी के लिए, जो कि हम लोग बहुत पहले से इसका तैयारी कर रहे हैं। अभी जिसका एग्जाम बस कुछ ही दिनों में हो जाएगा, फॉर्म अभी अप्लाई हो रहा है, बस कुछ ही दिनों में इसका एग्जाम भी हो जाएगा। तो देखिए, ये जो हम लोग का बुक है रुक्मणी पब्लिकेशन का, इसी का हम लोग अभी प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। और इस रुक्मणी पब्लिकेशन का एक और बुक जो था, जो क्वेश्चन बैंक था, उसे हम लोगों ने पहले कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, जिसमें टोटल 12 सेट्स दिए गए थे, उसे हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। तो जो भी बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं, वो चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं और वहां से सारी वीडियो को अच्छे तरीके से, अच्छे वे से रखा गया है। वहां से आप लोग जीरो लेवल से आप अगर अपना तैयारी करना चाहते हैं तो वहां से हर वीडियो को वॉच करें और अपने प्रैक्टिस को इतना मजबूत करें कि आप लोगों का एग्जाम 100% लिख ले। तो देखिए, अभी का ये जो हम लोग का बुक है, ये दूसरा दूसरा नंबर बुक है, जिसमें टोटल 24 सेट से दिए गए हैं। यही भी एक टेस्ट सीरीज है, विथ डिस्कशन के साथ इसमें दिया गया है, और हम लोग भी विथ डिस्कशन के साथ ही इसको डेली तैयारी करते हैं। देखिए, ये भी रुक्मणी पब्लिकेशन का बुक है, और पहले भी हम लोगों ने रुक्मणी पब्लिकेशन का ही एक बुक खत्म किया था। देखिए, इसका जो है 3 सेट हम लोगों ने पहले कंप्लीट कर लिया है बेटा। 3 सेट हम लोगों ने पहले कंप्लीट कर लिया है, और आज के क्लास में हम लोग देखेंगे चौथा नंबर सेट। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे चौथा नंबर प्रैक्टिस सेट, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आइए देखिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। देखिए, इसे थोड़ा बड़ा कर लीजिए। हाँ, चलिए, पहला क्वेश्चन कर रहा है हमारा कि एडवोकेट जनरल के पद का उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में किया गया है। तो संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 165। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अनुच्छेद 165 में किया गया है। देखिए, एडवोकेट जनरल के पद का उल्लेख जो है संविधान के अनुच्छेद 165 में किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। और देखिए, महाधिवक्ता राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी भी होता है। जो एडवोकेट जनरल होता है वो राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी भी होता है। इसको भी आप लोग नोट करिएगा, और इस सारे इंपॉर्टेंट नोट्स को भी ऐसे ही लिखते जाइएगा और अपने तैयारी को मजबूत करिएगा। चलिए, सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए कि लोकसभा का कार्यकाल कितनी बार 6 वर्ष का कर दिया गया था। तो कितनी बार? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिर्फ एक बार किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, सिर्फ एक बार। देखिए, लोकसभा का जो कार्यकाल है एक बार ही मात्र किया गया था, जो कि 5 वर्ष के स्थान पर 6 वर्ष किया गया था। पहले 5 वर्ष था और उसको 6 वर्ष किया गया था। और पांचवी लोकसभा का चुनाव जो है 1971 में हुआ था। कब हुआ था? पांचवी लोकसभा का चुनाव जो है 1971 में हुआ था। और 6वीं लोकसभा का जो चुनाव हुआ था वो हुआ था 1977 में। 6वीं लोकसभा का चुनाव कब हुआ था? 1977 में हुआ था। इसे किया जाने था 1976 में ही। 6वीं लोकसभा का चुनाव जो था इसे 1976 में ही किया जाना था, मगर 1976 में नहीं हुआ। ये कब हुआ था? 1977 में। इसको जरूर नोट करिएगा आप लोग, क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछ दिया है क्वेश्चन, ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सरकारिया आयोग का गठन किस विषय पर रिपोर्ट देने के लिए गया था? ठीक है, सरकारिया आयोग का गठन किस विषय पर रिपोर्ट देने के लिए किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केंद्र राज्य संबंध। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देखिए, सरकारिया आयोग का जो गठन है वह केंद्र राज्य संबंध विषय पर रिपोर्ट देने के लिए किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण है। तो अल्प विकसित देशों में जो है गरीबी का मुख्य कारण है आय की असमानता। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देखिए, अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण है आय की असमानता। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और देखिए, वर्तमान में भारत में निर्धनता रेखा या गरीबी रेखा का निर्धारित जो है नीति आयोग करता है। ठीक है, इसको नोट करिए आप लोग कि वर्तमान में भारत में निर्धनता रेखा या गरीबी रेखा का निर्धारण जो है नीति आयोग के द्वारा किया जाता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा है हमारा कि उद्योगों में प्रशिक्षण और विद्यालयों को निःशुल्क अथवा कम कीमत पर पुस्तकें और स्टेशनरी उपलब्ध कराने जैसे आर्थिक कार्यक्रम सर्वप्रथम किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किए गए थे? तो किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किए गए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5वीं पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। डैश के बाद यहाँ पर खाली स्थान है। डैश के बाद की अवधि के दौरान खन्नानों विशेषता गेहूं के उत्पादक में बहुत वृद्धि हुई थी। ठीक है, तो किस वर्ष में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1966 में। ठीक है, देखिए, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 1966 होगा। देखिए, 1966 ईस्वी के बाद ही
1966 ईस्वी के बाद की अवधि के दौरान खद्दानों विशेषतः गेहूं की उत्पादक में बहुत वृद्धि हुई थी। ठीक है, गेहूं के उत्पादक में जो है बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई थी। कब? तो 1966 ईस्वी के बाद की अवधि के दौरान। ठीक है, खद्दानों में विशेषतः गेहूं की उत्पादन में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई थी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए हरित क्रांति का जो प्रारंभ हुआ था उसी वक्त बाद में हुआ था। देखिए हरित क्रांति का प्रारंभ कब हुआ था? तो 1966 से 67 ईस्वी में माना जाता है। ठीक है, हरित क्रांति का प्रारंभ कब हुआ था? तो 1966 से ले 1967 को माना जाता है हरित क्रांति का प्रारंभ। और हरित क्रांति का सर्वाधिक सकारात्मक प्रभाव जो है गेहूं पर पड़ा था। हरित क्रांति का सर्वाधिक सकारात्मक प्रभाव किस पर पड़ा था? तो गेहूं पर पड़ा था, जिसकी पैदावार में वृद्धि हुई थी। कितनी वृद्धि हुई थी? तो 300% उस वक्त गेहूं के पैदावार में वृद्धि हुई थी। कितना? तो 300% गेहूं के पैदावार में वृद्धि हुई थी हरित क्रांति के बाद। इसको जरूर आप लोग नोट रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पद फोर्थ स्टेट संबंधित है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? पद फोर्थ स्टेट जो है यह संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है? तो ये जो है प्रेस से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। पद फोर्थ स्टेट जो है प्रेस से संबंधित है। और देखिए प्रेस की स्वतंत्रता जो है संविधान के अनुच्छेद 19(1) में किया गया है। ठीक है, प्रेस की जो स्वतंत्रता है, देखते हैं ना मीडिया वाले कहीं भी जाकर के कुछ भी पूछ सकते हैं। ये जो स्वतंत्रता प्रेस वालों को दी गई थी ये अनुच्छेद 19(1) में दी गई थी। किसमें? अनुच्छेद 19(1) में इसको निहित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस कोटि के कामगारों को खेतीहर कहा जाता है? ठीक है, निम्नलिखित में से किस कोटि के कामगारों को खेतीहर कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो दूसरों की जमीन पर खेती करते हो। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देखिए जो दूसरों की जमीन पर खेती करते हो, जो दूसरों की जमीन पर खेती करता हो, इस तरह के कामगारों को खेतीहर कहा जाता है। ठीक है, इस तरह के कामगारों को जो है खेतीहर कहा जाता है। इसको आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। और देखिए भारतीय जनगणना विभाग द्वारा कामगारों को 2 श्रेणी में बांटा गया था। भारतीय जनगणना विभाग के द्वारा वर्कर्स को 2 श्रेणी में बांटा गया था। पहला श्रेणी था मुख्य श्रमिक कामगार। ठीक है, पहला श्रेणी क्या था? मुख्य श्रमिक कामगार। और दूसरा जो था सीमांत श्रमिक था। दूसरा क्या था? सीमांत श्रमिक था, यानी कि मार्जिनल वर्कर था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 कर रहा है हमारा कि आईएसटी तथा जीएमटी में समयांतराल है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या समयांतराल है? तो देखिए आईएसटी तथा जीएमटी में 5 1/2 घंटे का समयांतराल है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 5 1/2। ठीक है, अब देखिए कि भारत अपने मानक समय का निर्धारण 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर से करता है, जिसे हम लोग आईएसटी कहते हैं। और आईएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आईएसटी का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम होता है। ठीक है, आईएसटी का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम होता है। और जीएमटी से भारत का समय जो है 5 1/2 घंटा आगे है। ठीक है, यही ना पूछ रहा है। जीएमटी में समांतराल होता है, तो जीएमटी से भारत का जो समय है 5 1/2 आगे है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उच्चतम न्यायालय ने किस मामले में मौलिक अधिकारों की प्रमुखता राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से ऊपर स्थापित की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोलकनाथ का मामला। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। देखिए उच्चतम न्यायालय ने गोलकनाथ का मामले में मौलिक अधिकारों की प्रमुखता राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से ऊपर स्थापित की है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंजाब का शेर के रूप में कौन जाना जाता है? तो पंजाब के शेर के रूप में कौन किसे जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। पंजाब के शेर के रूप में लाला लाजपत राय को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान में मौलिक कर्तव्यों को डैश के द्वारा शामिल किया गया है। ठीक है, तो कौन से संशोधन के द्वारा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 42वें संशोधन के द्वारा। देखिए संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जो है
42वें संशोधन के द्वारा शामिल किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 42वें संशोधन हो जाएगा। और देखिए 42वें संशोधन, इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग नोट करिए। देखिए संविधान में जो मौलिक कर्तव्यों को जो है 42वें संशोधन द्वारा 1976 ईस्वी के अंतर्गत जोड़ा गया था। कब? तो 42वें संशोधन के द्वारा 1976, ठीक है, इसको हटाइए। देखिए यहाँ पर साफ साफ लिख दे रहे हैं, 42वें संशोधन 1976 के द्वारा के अंतर्गत जो है जोड़ा गया था। और इसके अंतर्गत ही संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को अनुच्छेद 51 क और भाग 4 क के अंतर्गत जोड़ा गया था। नोट करिए कि इसके अंतर्गत ही संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को अनुच्छेद 51 का और भाग 4 क के अंतर्गत जोड़ा गया था। और वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो टोटल जो है वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। इसको आप लोग याद रखिएगा। वर्तमान में अभी करंट में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो टोटल 11 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कम से कम कितने सदस्यों का समर्थन चाहिए? तो कम से कम जो है 50 सदस्यों का समर्थन चाहिए रहता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देखिए लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अर्हता अनिवार्य नहीं है? तो कौन सा होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ये जो है यह गलत दिया गया है। जो हमारे जो भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में जो है कोई भी न्यूनतम आयु अभी तक निर्धारित नहीं किया गया है। ठीक है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए न्यूनतम आयु जो है अभी तक निर्धारित नहीं किया गया है। और यहाँ पर क्या कह रहा है कि आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। 35 वर्ष का कोई जरूरत नहीं है, अभी भी न्यूनतम आयु निर्धारित नहीं किया गया है। चलिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पर गलत पूछ रहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि आर्यों का भारत में प्रथम अस्थायी आवास था। तो आर्यों का जो भारत में प्रथम अस्थायी आवास था वो था पंजाब। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, पंजाब था। और देखिए आर्य जो है सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे थे। आर्य जो थे वो पहली बार सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे थे। और आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता को वैदिक सभ्यता कहलाई गई है। ठीक है, आर्यों के द्वारा जो सभ्यता बनाई गई थी उसे वैदिक सभ्यता कहा जाता था। और यह एक ग्रामीण सभ्यता भी थी। ठीक है, ये जो वैदिक सभ्यता थी यह एक ग्रामीण सभ्यता थी। इसको आप लोग जरूर से जरूर याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। उपनिषद पुस्तकें हैं डैश पर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए उपनिषद पुस्तकें हैं दर्शन पर हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। यहाँ पर दर्शन भरा जाएगा। उपनिषद पुस्तकें हैं दर्शन पर हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। और देखिए उपनिषदों की संख्या टोटल कितनी है? तो 108 है। उपनिषद की संख्या टोटल कितनी है? तो 108 है। और उपनिषद को वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषद को क्या कहा जाता है? तो उसको वेदांत भी कहा जाता है। इसको जरूर आप लोग नोट करते रहिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेसेंट किस देश की संसद का नाम है? नेसेंट जो है किस देश की संसद का नाम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इजराइल का नाम है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेसेंट जो है वह इजराइल देश की संसद का नाम है। और देखिए यहाँ पर दिया गया है मंगोलिया। मंगोलिया जो है खुराल देश के संसद का नाम है। ठीक है, मंगोलिया देश का संसद का नाम क्या है? तो खुराल है। और ताइवान के संसद का नाम क्या है? तो युवान है। और स्पेन के संसद का नाम क्या है? तो कोर्टोस है। ठीक है, कोर्टेस है। ठीक है, स्पेन का क्या नाम है संसद का नाम? तो कोर्टेस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पंचवर्षीय योजना के मसौदे को अंततः कौन अनुमोदित करता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय विकास परिषद करता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देखिए राष्ट्रीय विकास परिषद जो है पंचवर्षीय योजना के मसौदे को अंततः जो है अनुमोदित करता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देखिए कोई अर्थव्यवस्था टेक ऑफ अव्यवस्था में होती है जब स्थैतिक
विकास प्रारंभ हो, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। कोई अर्थव्यवस्था टेक ऑफ अवस्था में होती है जब स्थैतिक विकास प्रारंभ हो, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्राम सभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य दिया गया है। देखिए ग्राम सभा के संदर्भ में जो है, ग्राम सभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य यानी कि गलत दिया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा सभी कथन जो है सत्य हैं, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। कोई भी यहाँ पर सत्य नहीं दिया गया, सभी कथन सत्य हैं, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। देखिए ये सभी जो कथन हैं आप लोग को टेलीग्राम पर फ्री में पीडीएफ मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से अच्छे से तैयारी पढ़ करके करते रहिएगा, नहीं तो वीडियो जो है दोस्तों साथियों बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। फिर आप लोगों का रिक्वायरमेंट आता है कि सर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, तो आप लोग को जो लंबा कथन है आप लोग टेलीग्राम पर आइए और अच्छे से अपनी तैयारी को पुनः तैयार करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि यूरोप तथा अफ्रीका को कौन सी जल संधि पृथक करती है। तो यूरोप तथा अफ्रीका को कौन सी जल संधि पृथक करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जिब्राल्टर करती है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, जिब्राल्टर करती है। देखिए यूरोप तथा अफ्रीका को जिब्राल्टर जनसंधि जो है पृथक करती है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि महिला प्रीमियम लीग WPL यानी कि वर्ल्ड प्रीमियम लीग 2023 वुमेन प्रीमियर लीग महिला प्रीमियर लीग यानी कि वुमेन प्रीमियर लीग 2023 का खिताब जो है किस टीम ने जीता है। तो ये जीता है मुंबई इंडियंस ने जीता है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। और मुंबई इंडियंस ने किस कप्तान को जो है यह टीम का कप्तान बनाया गया है, किस प्लेयर को बनाया गया है। तो देखिए महिला प्रीमियर लीग WPL में मुंबई इंडियंस टीम की कप्तान कौन थी, तो हरमनप्रीत कौर थी। हरमनप्रीत कौर जो थे इसकी कप्तान थी मुंबई इंडियंस की। और 2023 का खिताब जो है महिला प्रीमियर लीग का किसने जीता है, किस टीम ने, तो मुंबई इंडियंस ने जीता है। इसको याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है कि किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के पर्वतों को कटवाकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। देखिए फिर से क्वेश्चन पढ़िए, किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के पर्वतों को कटवाकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कृष्ण प्रथम, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, कृष्ण प्रथम। देखिए राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने एलोरा के पर्वतों को कटवाकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन, सुल्तानगंज बिहार में भागलपुर के निकट में खोजी गई गौतम बुद्ध की विशाल प्रतिमा को डैश काल की प्रतिमा मानी गई है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये जो है गुप्त काल की प्रतिमा मानी गई है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। देखिए सुल्तानगंज जो कि बिहार में भागलपुर के निकट में खोजी गई गौतम बुद्ध की विशाल प्रतिमा को गुप्त काल की प्रतिमा मानी गई है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। और गुप्त काल में चांदी के सिक्के को रुपयक कहा जाता था। गुप्त काल में चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता था, तो रुपयक कहा जाता था। और नागर शैली में मंदिर बनाने की कला का जो जन्म हुआ था वह गुप्त काल में ही हुआ था। नागर शैली में मंदिर बनाने का कला का जो जन्म हुआ था वह गुप्त काल में ही हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि जब किसी कार्य में आवश्यकता से अधिक लोग लगे होते हैं तो इसे किस नाम से जाना जाता है। तो इसे जो है प्रच्छन्न बेरोजगारी के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देखिए जब किसी कार्य में अब आवश्यकता से अधिक लोग लगे होते हैं तो इसे प्रच्छन्न बेरोजगारी के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। और देखिए प्रच्छन्न बेरोजगारी जो है यह कृषि क्षेत्र में देखने को मिलती है। प्रच्छन्न बेरोजगारी जो है यह कृषि क्षेत्र में देखने के लिए हमें मिलती है और इसे अदृश्य बेरोजगारी के नाम से भी जाना जाता है। प्रच्छन्न बेरोजगारी को अदृश्य बेरोजगारी के नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेणुकूट किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो रेणुकूट जो है एल्युमिनियम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, एल्युमिनियम। और देखिए रेणुकूट जो है उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। कहाँ पर अवस्थित है, तो रेणुकूट जो है यह उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल लोथल कहाँ है। ठीक है, तो इसका देखिए फिर से क्वेश्चन एक बार देख लीजिए कि सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल लोथल कहाँ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात में है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, गुजरात में है। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता से
संबंधित स्थल लोथल जो है गुजरात में है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। और देखिए यह वर्तमान में भारत के गुजरात में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। यह जो है कहाँ पर स्थित है, तो वर्तमान में भारत के गुजरात में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। और लोथल की खोज कब हुई थी, तो लोथल की खोज जो है 1954 में हुई थी, 1954 में लोथल की खोज किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है हमारा, गुजरात में सैनिक सफलता प्राप्त करने वाला पहला मुगल शासक कौन था। गुजरात में सैनिक सफलता प्राप्त करने वाला पहला मुगल शासक कौन था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हुमायूं था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देखिए गुजरात में सैनिक सफलता प्राप्त करने वाला पहला मुगल शासक था हुमायूं था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि दांत का मंदिर कहाँ है। देखिए दांत का जो मंदिर है यह कहाँ पर है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीलंका में है। दांत का मंदिर श्रीलंका में है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और देखिए और इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है, इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज भी होते हैं कि दांत माता का मंदिर जो है यह कहाँ पर है। तो दांत माता का जो मंदिर है यह जयपुर के जामुआ रामगढ़ में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, देखिए यहाँ पर कह रहा है कि दांत का मंदिर, तो दांत का मंदिर श्रीलंका में है। और दांत माता का मंदिर जो है जयपुर के जामुआ रामगढ़ में स्थित है। कहाँ पर, जयपुर के जामुआ रामगढ़ में स्थित है दांत का मंदिर, दांत माता का मंदिर, दांत माता का मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस वंश के शासकों को हुनों के आक्रमणों का सामना करना पड़ा था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुप्त वंश। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देखिए गुप्त वंश के शासकों को हुनों के आक्रमणों का सामना करना पड़ा था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। और देखिए हुनों ने 1455 ईस्वी में भारत पर पहला आक्रमण किया था। हुनों ने 455 ईस्वी में भारत में पहला अपना आक्रमण किया था। और जिन्हें जो है तत्कालीन उस वक्त के गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त जो थे उन्होंने भारत से बाहर खदेड़ दिया था। हुनों को जब हुनों ने भारत में पहला आक्रमण किया था 455 ईस्वी में, तब उस वक्त जो थे सम्राट थे गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त, उन्होंने उनको हरा करके भारत से बाहर खदेड़ दिया था हुनों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र का अध्यक्ष किसे चुना गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डेनिस फ्रांसिस को चुना गया है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। देखिए संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र का अध्यक्ष जो है डेनिस फ्रांसिस को चुना गया है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। और देखिए संयुक्त राष्ट्र महासभा की स्थापना जो है 1945 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी, तो 1945 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र महासभा की स्थापना की गई थी। और संयुक्त राष्ट्र महासभा का मुख्यालय जो है वो न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क यानी कि अमेरिका में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, संयुक्त राष्ट्र महासभा का मुख्यालय न्यूयॉर्क यानी कि अमेरिका में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि की हैसियत से गांधी जी निम्नलिखित में से किस एक के उपस्थिति हुए थे। ठीक है, कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि की हैसियत से गांधी जी निम्नलिखित में से किस एक में उपस्थित हुए थे, तो किस एक में उपस्थित हुए थे गांधी जी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में उपस्थित हुए थे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देखिए कांग्रेस महात्मा गांधी कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि की हैसियत से द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में उपस्थित हुए थे। और जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है यह कब हुआ था, तो यह 1931 में हुआ था। इसको भी आप लोग याद रखिएगा, 1931 में हुआ था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च अवार्ड दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है, तो किसे सम्मानित किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वहीदा रहमान को। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देखिए भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च अवार्ड दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से वहीदा रहमान को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, वहीदा रहमान। और वर्ष 2020 के लिए दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है आशा पारेख को दिया गया था। ठीक है, आशा पारेख को 2020 के लिए दिया गया था।
और ये देखिए ये 2020 में नहीं दिया गया था, ये जो है 2020 में कोरोना के कारण नहीं दिया गया था। और इसे कब दिया गया था, तो 2022 में जो है 2020 का अवार्ड 2022 में दिया गया था आशा पारेख को। और इस अवार्ड की प्रथम विजेता कौन थी, तो देविका थी। देखिए दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की प्रथम विजेता कौन थी, तो उनका नाम था देविका रानी था उनका नाम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे। भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौते पर किस वर्ष में हस्ताक्षर किए गए थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1972 में किए गए थे। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। देखिए भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता जो है 1972 में हुआ था। और 1971 का भारत पाक युद्ध के बाद भारत के शिमला में 2 जुलाई 1972 में एक संधि पर हस्ताक्षर हुए, जिसे कि शिमला समझौता कहते हैं। ठीक है, फिर से इसको नोट करिए। चलिए नोट करिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही अच्छा पॉइंट है ये कि 1971 का भारत पाक युद्ध के बाद 1971 का भारत पाक युद्ध के बाद भारत के शिमला में 2 जुलाई 1972 में भारत के शिमला में 2 जुलाई 1972 में एक संधि पर हस्ताक्षर हुए थे, इसे शिमला समझौता कहते हैं। और देखिए शिमला समझौते में ही एलओसी का निर्धारण किया गया था। शिमला समझौते में ही एलओसी का निर्धारण किया गया था। शिमला समझौते में एलओसी का निर्धारण किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कि तलवंडी जो अब पाकिस्तान में है किससे संबंध पवित्र स्थान है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरु नानक देव। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, गुरु नानक देव। देखिए सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक का जन्म जो है तलवंडी, जो कि अब पाकिस्तान में हुआ है, पाकिस्तान में है, वो हुआ था। ठीक है, गुरु नानक देव सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव का जो जन्म है तलवंडी में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। और देखिए जो अब ननकाना साहिब के नाम से जाना जाता है, ठीक है, उस स्थान को अब किस नाम से जाना जाता है, तो अब ननकाना साहिब के नाम से जाना जाता है। और सिख के 10वें गुरु जो हैं वो कौन है, तो गुरु गोविंद सिंह जो हैं, जो कि सिख के 10वें गुरु हैं, और ये सिख के अंतिम गुरु भी थे। ठीक है, क्योंकि सिख के 10 गुरु हुए थे, सिख के टोटल 10 गुरु हुए थे, और गुरु गोविंद सिंह जो हैं सिख के अंतिम गुरु हुए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुई थी। आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्य समाज की स्थापना बॉम्बे में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। देखिए आर्य समाज की स्थापना जो है 1875 ईस्वी में बॉम्बे में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, तो 1875 ईस्वी में बॉम्बे में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा जो है आर्य समाज की स्थापना किया गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि संसार का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल कौन सा है, तो संसार का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सहारा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। संसार का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल सहारा मरुस्थल है। और देखिए जो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है वो भी सहारा ही है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है, तो वो भी सहारा ही है। और थार मरुस्थल जो है भारत पाकिस्तान में फैला हुआ है। थार मरुस्थल एक ऐसे ही जैसे है ना, संसार का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल तो सहारा मरुस्थल, और थार मरुस्थल जो एक होता है जो कि भारत और पाकिस्तान में फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन कौन जो है भारत की संसद का भाग नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मंत्रिपरिषद। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देखिए मंत्रिपरिषद जो है भारत की संसद का भाग नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के शकों के प्रभुत्व को नष्ट करने वाला शासक कौन था। भारत में शकों के प्रभुत्व को नष्ट करने वाला शासक कौन था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय था। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। भारत के शकों के प्रभुत्व को नष्ट करने वाला शासक जो कौन था, वो था चंद्रगुप्त द्वितीय था। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर्वाधिक महत्वपूर्ण ब्रह्मांड ग्रंथ है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण ब्रह्मांड ग्रंथ है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा शतपथ ब्रह्मांड। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। और देखिए शतपथ ब्रह्मांड में ही स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया था। ठीक है,
शतपथ में ही स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी के रूप में कहा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा हमारा कि सूरत में अंग्रेजों को फैक्ट्री खोलने की आज्ञा देने के लिए फरमान जारी करने वाला पहला मुगल सम्राट कौन था। सूरत में अंग्रेजों को फैक्ट्री खोलने की आज्ञा देने के लिए फरमान जारी करने वाला पहला मुगल सम्राट कौन था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जहांगीर था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सूरत में अंग्रेजों को फैक्ट्री खोलने की आज्ञा देने के लिए फरमान जारी करने वाला पहला मुगल शासक जहांगीर था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, जहांगीर। और देखिए अंग्रेजों की भारत में प्रथम व्यापारिक कोठी यानी कि फैक्ट्री सूरत में 1608 में खोली गई थी। कब खोली गई थी सूरत में? तो 1608 में पहली बार खोली गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। स्वर्ण ट्रांस को रिजर्व ट्रांस भी कहा जाता है। स्वर्ण ट्रांस रिजर्व ट्रांस निर्दिष्ट करता है, ठीक है। स्वर्ण ट्रांस निर्दिष्ट करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आईएमएफ द्वारा इसके सदस्यों को प्रदत्त एक साख प्रणाली को, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। स्वर्ण ट्रांस जो है आईएमएफ के द्वारा इसके सदस्यों को प्रदत्त एक साख प्रणाली को निर्दिष्ट करता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 23 मई 2023 को त्रिपुरा पर्यटन विभाग ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किसे बनाया है, तो सौरभ गांगुली को बनाया है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। देखिए 23 मई 2023 को त्रिपुरा पर्यटन विभाग ने सौरभ गांगुली को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, सौरभ गांगुली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारतीय रिजर्व बैंक के आधिकारिक चिन्ह में डैश शामिल है। भारतीय रिजर्व बैंक के आधिकारिक चिन्ह में डैश शामिल है, तो कौन सा क्या चीज शामिल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ताड़ का वृक्ष शामिल है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। देखिए भारतीय रिजर्व बैंक के आधिकारिक चिन्ह में ताड़ का वृक्ष जो है वो शामिल है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। और भारतीय रिजर्व बैंक का 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को स्थापना किया गया था। कब किया गया था? तो 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। और 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। कब? तो 1 जनवरी और 1949 को इसका जो है राष्ट्रीयकरण किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2023 में फॉरेस्ट एंड हेल्थ थीम के साथ कब मनाया गया, ठीक है। जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 21 मार्च। देखिए अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2023 में फॉरेस्ट एंड हेल्थ थीम के साथ 21 मार्च को मनाया गया था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मई 2023 में भारत सरकार ने किस देश में 7वें बंदरगाह के संचालन का अधिकार प्राप्त किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा म्यांमार। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। देखिए मई 2023 में भारत सरकार ने जो है म्यांमार के 7वें बंदरगाह के संचालन का अधिकार प्राप्त किया है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, म्यांमार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेशों की घोषणा करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति, ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेशों की घोषणा करने की शक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति के पास होती है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और देखिए भारत का जो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। भारत का उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। इसको भी आप लोग जरूर नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि दक्षिण अमेरिका महादेश के देश वेनेजुएला की राजधानी है। दक्षिण अमेरिका महादेश के देश वेनेजुएला की राजधानी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा काराकास। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देखिए दक्षिण अमेरिका महादेश के देश वेनेजुएला की राजधानी काराकास है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, काराकास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मार्च 2023 में भारतीय मूल के किस रोबोटिक इंजीनियर को नासा के मून टू मार्स प्रोग्राम के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमित क्षत्रिय। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। देखिए मार्च 2023 में भारतीय मूल के रोबोटिक इंजीनियर अमित क्षत्रिय को नासा के मून टू मार्स प्रोग्राम के प्रमुख के रूप में नियुक्त
किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, अमित क्षत्रिय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित राज्य कब बने थे? जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो केंद्र शासित राज्य कब बने थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 31 अक्टूबर 2019 को बने थे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देखिए, जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख जो है दो केंद्र शासित प्रदेश 31 अक्टूबर 2019 को बने थे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 31 अक्टूबर 2019 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में 51 कह रहा है हमारा कि जो पदार्थ जल के संपर्क में आने पर तत्काल तत्काल कोलाइडी विलयन बना लेता है उसे कहते हैं। ठीक है, जो पदार्थ जल के संपर्क में आने पर तत्काल कोलाइडी विलयन बना लेता है उसे क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, उसे जलरागी कोलाइड कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, उसे जलरागी कोलाइड कहते हैं। देखिए, जो पदार्थ जल के संपर्क में आने पर तत्काल कोलाइडी विलयन बना लेता है उसे जलरागी कोलाइड कहा जाता है, उसे जलरागी कोलाइड कहते हैं। और देखिए, जलरागी कोलाइड जो है जल के संपर्क में आने पर तत्काल कोलाइडी विलयन बना लेता है। इसको आप लोग जरूर नोट करिएगा। जलरागी कोलाइड जो है, जलरागी कोलाइड जल के संपर्क में आने पर तत्काल कोलाइडी विलयन बना लेता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जलरागी कोलाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्र गति के लिए किसी वस्तु पर कोई बल लगाया गया। ठीक है, स्वतंत्र गति के लिए किसी वस्तु पर कोई बल लगाया गया, यदि बल का परिमाण तथा वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात हो तो न्यूटन के दूसरे नियम की सहायता से हम, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, न्यूटन के दूसरे नियम की सहायता से हम वस्तु का त्वरण ज्ञात कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, वस्तु का त्वरण ज्ञात कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। और बल का जो एसआई मात्रक क्या होता है? तो बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि अबिंदुकता का दोष दूर करने के लिए निम्नलिखित में से किस लेंस का प्रयोग करना चाहिए? अबिंदुकता का दोष दूर करने के लिए निम्नलिखित में से किस लेंस का प्रयोग करना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिलेंडरी लेंस। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। देखिए, अबिंदुकता का दोष दूर करने के लिए सिलेंडरी लेंस का प्रयोग करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। और निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करना चाहिए। निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करना चाहिए और दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक दूसरे से डी दूरी पर स्थित एम और एम द्रव्यमान वाली दो वस्तुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल डैश व व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उसके बीच की दूरी वर्ग जो है डी स्क्वायर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देखिए, एक दूसरे से डी की दूरी पर स्थित एम और एम द्रव्यमान वाली दो वस्तुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल उसके बीच की दूरी के वर्ग को डी स्क्वायर का व्युत्क्रमानुपाती होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है हमारा कि पहले ताप्यनिक बल्ब का आविष्कार किया था। ठीक है, पहले ताप्यनिक बल्ब का आविष्कार जो है किसने किया था? तो थॉमस एडिसन ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। पहले ताप्यनिक बल्ब का आविष्कार थॉमस एडिसन ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, थॉमस एडिसन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि दांतों के अध्ययन में संबंधित विज्ञान है। ठीक है, दांतों के अध्ययन में संबंधित विज्ञान है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओडोंटोलॉजी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। दांतों के अध्ययन में संबंधित विज्ञान है वो है ओडोंटोलॉजी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है हमारा कि फॉर्मेल्डिहाइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को गर्म करने पर हम पाते हैं। तो गर्म करने पर हम क्या पाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एथिल फॉर्मेट पाते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। फॉर्मेल्डिहाइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को गर्म करने पर एथिल फॉर्मेट को हम बना पाते हैं।
ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। और देखिए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है CO2 तथा SO2 का अवशोधन है, ठीक है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है CO2 और SO2 का अवशोधक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि शरीर रचना विज्ञान का अध्ययन कहलाता है, शरीर रचना विज्ञान का अध्ययन कहलाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एनाटॉमी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। शरीर रचना विज्ञान का अध्ययन एनाटॉमी कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कौन सी बीमारी सबसे तीव्र गति से फैलती है, तो कौन सी बीमारी है जो कि सबसे तीव्र गति से फैलती है, तो ये हो जाएगा प्लेग। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, प्लेग। देखिए प्लेग बीमारी सबसे तीव्र गति से फैलती है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और देखिए प्लेग जो है यह रोग पास्चुरेला जीवाणु के कारण होता है, प्लेग रोग जो है पास्चुरेला जीवाणु के कारण होता है, और यह रोग जो है सर्वप्रथम चीन में देखा गया था। प्लेग रोग जो है सर्वप्रथम पहली बार चीन में देखा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्पाइरोगाइरा, ठीक है, 60 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि स्पाइरोगाइरा और प्लेनरिया में डैश होता है, तो क्या होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुनर्जनन, ठीक है, पुनर्जनन। स्पाइरोगाइरा और प्लेनरिया में पुनर्जनन होता है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, पुनर्जनन क्षमता होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 61 कर रहा है हमारा, नींद ना आने के लिए प्रयुक्त डॉक्टरी शब्द है, तो नींद ना आने के लिए जो प्रयुक्त डॉक्टरी शब्द है वो हो जाएगा इंसोम्निया, ठीक है, इंसोम्निया। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, इंसोम्निया हो जाएगा। नींद ना आने के लिए प्रयुक्त डॉक्टरी शब्द जो है यह इंसोम्निया होती है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और देखिए उच्च रक्तचाप वाली स्थिति को हाइपरटेंशन कहते हैं, ठीक है, उच्च रक्तचाप वाली स्थिति को हाइपरटेंशन हम लोग कहते हैं, इसको भी आप लोग नोट रखिएगा, उच्च रक्तचाप वाली स्थिति को हाइपरटेंशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यक्ष्मा रोग पैदा करने वाला कारक है, तो यक्ष्मा रोग जो है यह कौन सा रोग पैदा करने वाला कारक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माइक्रोबैक्टीरियम, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, माइक्रोबैक्टीरियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। यक्ष्मा रोग जो है माइक्रोबैक्टीरियम पैदा करने वाला कारक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 63 कर रहा है हमारा कि आहार नाल के किस भाग में प्रोटीन्स का अमीनो अम्लों में निम्नीकरण होता है, ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा छोटी आंत, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आहार नाल के छोटी आंत में प्रोटीन्स का अमीनो अम्लों में निम्नीकरण होता है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, छोटी आंत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए रुधिर कैंसर का दूसरा नाम है, रुधिर कैंसर का दूसरा नाम है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ल्यूकोपीनिया, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। रुधिर कैंसर का दूसरा नाम जो है वो हो जाएगा, सॉरी ये गलत होगा, ल्यूकोपीनिया नहीं होना चाहिए, ल्यूकीमिया होना चाहिए, ठीक है, रुधिर कैंसर का दूसरा नाम ल्यूकीमिया होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। रुधिर कैंसर का दूसरा नाम ल्यूकीमिया होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं क्योंकि उनमें डैश की मात्रा अधिक होती है, तो किसकी मात्रा अधिक होती है चॉकलेट में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निकेल, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देखिए चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है क्योंकि इसमें निकेल की मात्रा जो है अधिक पाई जाती है, और पारा युक्त जल पीने से मिनी माता रोग होता है, पारा युक्त जल पीने से मिनी माता रोग हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 66 कर रहा है हमारा कि अतिचालक वे तत्व हैं, तो अतिचालक जो हैं वे कौन से तत्व हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जिनका प्रतिरोध बहुत निम्न तापमान पर लगभग शून्य हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। जिसका प्रतिरोध बहुत न्यून तापमान पर लगभग शून्य हो जाता है वैसे तत्व को अतिचालक कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और अतिचालकता की खोज जो है 1911 में
केमरलिंग ओस ने की थी। ठीक है, अति चालकता की खोज जो है 1911 में केमरलिंग ओस ने की थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अति चालकता वे तत्व हैं जिनका प्रतिरोध बहुत न्यून तापमान पर लगभग शून्य हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और अति चालकता की खोज जो है 1911 में केमरलिंग ओस ने की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है। ठीक है, एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है और इसकी तरंग दैर्ध्य 4 मीटर है। ध्वनि तरंग की चाल कितनी है? तो इस ध्वनि तरंग की जो चाल है वो हो जाएगी 200। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। देखिए आवर्ती यहाँ पर जो 50 हर्ट्ज है यह आवर्ती है, यहाँ पर दिया गया है ना, और तरंग दैर्ध्य जो है यह 4 मीटर है। देखिए ध्वनि तरंग की चाल के इक्वल टू होता है आवर्ती इंटू तरंग दैर्ध्य, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो इसका राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। और देखिए तरंग दैर्ध्य का एसआई मात्रक जो है वह मीटर होता है। तरंग दैर्ध्य का एसआई मात्रक जो है वह मीटर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दौड़ के दौरान धावक का गुरुत्व केंद्र होता है। तो दौड़ के दौरान जो है धावक का गुरुत्व केंद्र जो है वह शरीर के मध्य में होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। दौड़ के दौरान धावक का गुरुत्व केंद्र शरीर के मध्य में होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। और पृथ्वी जिस बल से किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है उसे गुरुत्व बल कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी जो है जिस बल से किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है उसे गुरुत्व बल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है? रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रा ऑक्साइड। ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रा ऑक्साइड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। देखिए मैग्नीशियम हाइड्रा ऑक्साइड जो है रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 70 का रहा है हमारा, मैग्नीशियम एक मिश्र धातु है। मैग्नीशियम जो है एक मिश्र धातु है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम और मैग्नीशियम की। ठीक है, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम की। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मैग्नीशियम एक मिश्र धातु है, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम की है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आंख का वह कौन सा भाग है, आंख का वह कौन सा भाग है जिसमें वर्णक होता है जो किसी व्यक्ति की आंखों का रंग निश्चित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परितारिका। ठीक है, परितारिका यानी कि आइरिस। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। परितारिका आइरिस में उपस्थित वर्णक के आधार पर ही आंखों का रंग जो है निश्चित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से क्या देखा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जीवाणुओं तथा विषाणुओं वायरस की संरचना। ठीक है, वायरस की संरचना। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। जीवाणुओं और विषाणुओं वायरस की संरचना को इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से देखा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन से तत्व समूह के समान वर्ग से संबंधित हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, Li, Na एंड K। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व समूह के समान वर्ग से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह उपकरण कौन सा है, वह उपकरण कौन सा है जिससे समुद्रों की गहराई को मापने के लिए ध्वनि तरंगों का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोनार। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देखिए सोनार द्वारा समुद्र की गहराई, सोनार के द्वारा समुद्रों की गहराई को मापने के लिए ध्वनि तरंग का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, सोनार। और देखिए फेदोमीटर जो होता है समुद्र की गहराई नापने वाला एक यंत्र होता है, इसको याद रखिएगा। समुद्र की गहराई नापने वाला जो यंत्र होता है उसको बोला जाता है फेदोमीटर। ठीक है, फेदोमीटर बोला जाता है उसको। और देखिए यहाँ पर ध्वनि तरंग पूछ रहा है ना, गहराई को मापने के लिए ध्वनि तरंगों का प्रयोग, तो ध्वनि तरंगों का प्रयोग जो है सोनार होता है। दोनों में फर्क है बेटा, इसको आप लोग अच्छे से थोड़ा सा नोट करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि किसके साथ
कॉस्टिक किसके साथ कॉस्टिक सोडा को उबालकर साबुन तैयार किया जाता है? किसके साथ कॉस्टिक सोडा को उबाल करके साबुन तैयार किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वसा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। वसा के साथ कॉस्टिक सोडा को उबाल करके साबुन तैयार किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो साथियों यही था हमारा आज का सेशन, जो कि प्रैक्टिस सेट था। डेली हम लोग ऐसे ही डेली कंप्लीट करते रहते हैं, जो कि आज का टेस्ट सीरीज नंबर हम लोग का 4 था, आज कंप्लीट हो गया। कल के क्लास में हम लोग देखेंगे टेस्ट सीरीज नंबर 5। तो साथियों अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ, और जो भी बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।